हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी मेंस का आपने पहला पेपर दिया है और इस पेपर का कंप्यूटर सेक्शन का एनालिसिस अभी हम देखते हैं। तो बहुत समय वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। देखो, कंप्यूटर सेक्शन 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चंस आपको 20 मार्क के लिए यहाँ पर मिलने वाले थे। 20 में से मैक्स टू मैक्स पूरे 20 मार्क आप ले सकते थे। कंडीशन ये है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और अभी जो पेपर आपके सामने है, यही लेवल का पेपर आपको शायद आरआरबी मेंस में दिखने वाला है। शायद, नियर अबाउट दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड फॉर यूजर्स who want to customize the programs they use। तो बात चल रही है ऐसे प्रोग्राम की, ऐसे सॉफ्टवेयर की बात चल रही है जो डिजाइन किया जाता है यूजर के लिए, और वो यूजर उन प्रोग्राम को कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर इजीली चेंज पॉसिबल है किसी के भी द्वारा। ठीक है, तो ऐसा इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है शेयरवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप इजीली शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो दिया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स वाला कंसेप्ट वहां पर आता है जहां पर जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका जब कोड लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग की जाती है, वो प्रोग्रामिंग ओपन कर दी जाती है, ओपन टू ऑल, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब उसके अंदर चेंजेस करना, बिल्कुल चेंजेस करना अलाउड है। ठीक है, चेंजेस करना अलाउड है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर फ्री में मिलते हैं जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सारी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। फ्रीवेयर बस एक प्रमोशन के लिए दिया जाता है, सॉफ्टवेयर फ्री में दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी सारी फंक्शनैलिटी आपको चाहिए होगी तो आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा। देन लास्ट में दिया है माइक्रोस। माइक्रोस तो कोई सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग का टाइप हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, या तो फिर वर्ड एक्सेल में भी माइक्रोस नाम का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया है जिसको यूजर कस्टमाइज कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कौन सा रहेगा, तो रहेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट आता है, द इफेक्ट ऑफ रोल बैक कमांड इन अ ट्रांजैक्शन इज द फॉलोइंग ब्लैंक। ठीक है, रोल बैक के बारे में जान लेते हैं। अब ये रोल बैक कमांड है क्या? रोल बैक नाम से ही पता चल रहा है, रोल बैक। रोल बैक के पहले हमको एक कमांड समझना पड़ेगा जिसका नाम है कमिट। दो तरह की कमांड डेटाबेस में इस्तेमाल होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है। एक होता है कमिट और दूसरा होता है रोल बैक। तो जब मैं बात करता हूँ कमिट की, तो कमिट का अगर मैंने लिख दिया, कमांड दे दिया कमिट की, तो कमिट जैसे दे देता हूँ तो जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस किए थे वो परमानेंट हो जाते हो। वो जो भी कमांड मैंने दिया था, 10-12 कमांड्स अगर मैंने लिखी होगी, उसके बाद में कमिट वाली कमांड दे दी, कमिट लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये कमांड डेटाबेस के अंदर परमानेंट चेंजेस जो हमने ट्रांजैक्शंस किए थे उसको परमानेंट कर देता है। देन रोल बैक क्या करेगा? तो रोल बैक इसका अपोजिट काम करता है, रिवर्स में काम करेगा। ठीक है, 10 कमांड्स मैंने दिया, लेकिन वो 10 कमांड में से कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, तो उस समय वापस आने के लिए मुझे रोल बैक करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अंडू, जो हम अंडू करते हैं वर्ड एक्सेल वगैरह में, अंडू का जो हम कमांड देते हैं उसी के जैसा डेटाबेस के अंदर रोल बैक नाम का कमांड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, सबसे पहला दिया है अंडू ऑल चेंजेस टू द डेटाबेस रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो पहला ऑप्शन जरूर इसका आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी देख लो, अनडू द इफेक्ट ऑफ लास्ट अपडेट कमांड। लास्ट मतलब एक ही कमांड की बात कर रहा है वो, अपडेट कमांड तो हर एक कमांड के लिए इस्तेमाल होता है, कोई अपडेट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, रोलबैक सभी के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरा, रिस्टोर द कंटेंट ऑफ डेटाबेस टू इट्स स्टेट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डे। एक दिन पहले का डेटा बिल्कुल ये रिकवर करेगा, रिस्टोर करेगा, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन में से गया। मेक श्योर दैट ऑल चेंजेस टू द डेटाबेस आर इन इफेक्ट, ये तो कमिट का काम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सबसे पहला जो हमारा था, सबसे पहला ऑप्शन जो है अनडू ऑल चेंजेस टू द डेटाबेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, यही काम होता है रोल बैक का, ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट वन, एन ब्लैंक सिस्टम इज अ स्मॉल वायरलेस हैंडहेल्ड कंप्यूटर दैट स्कैन्स एन आइटम्स टैग एंड पुल्स अप द करंट प्राइस एंड एनी स्पेशल ऑफर्स एज यू शॉप। तो जब आप शॉपिंग करने जाते होंगे किसी मॉल में, तो वहाँ पर आपको दिखा होगा एक काउंटर होता है, उस काउंटर के ऊपर रेड लाइट
रहता है टेबल के अंदर, या तो उनके हाथ में एक स्कैनर होता है। तो जब वो स्कैन करते किसी प्रोडक्ट के बारकोड को, तो तुरंत उसका प्राइस आ जाता है, उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट वगैरह का वो भी अप्लाई हो जाता है और आपका बिलिंग हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, वही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है जो छोटा होता है, वायरलेस होता है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर का वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो आइटम का टैग स्कैन करता है, बारकोड को स्कैन करता है और जो भी प्राइस है उसको कंप्यूटर के अंदर दे देता है, और उसके साथ कोई ऑफर होगा, डिस्काउंट होगा तो वो भी दे देता है। तो उस टर्मिनल को कहा जाता है, उस सिस्टम को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल, POS शॉर्ट में उसको कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आपने सुना होगा, POS टर्मिनल पर जाइए। POS टर्मिनल मतलब पॉइंट ऑफ सेल। देन नेक्स्ट वन, सिंगल पैरिटी डिस्क relying on the disk controller for finding out which disk has failed is used by। अब ये क्वेश्चन क्या है पहले तो समझो, इसके ऑप्शंस आप देखो, इसके ऑप्शंस में आपको सब रेड दिख रहा है। अब ये रेड क्या होता है, तो इसको रेड को कहा जाता है रिडंडेंट एरेज ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, रिडंडेंट एरेज ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। तो कई सारे हार्ड डिस्क होती है, उसको एक के ऊपर एक रखा जाता है, एक डिवाइस बनता है, उसको रेड डिवाइस कहा जाता है। इसमें 5 लेवल की अगर जानकारी हमको चाहिए तो इसमें लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, इन लेवल्स की हम बात करते हैं। रेड के अंदर जो रेड लेवल 0 होता है उसका इस्तेमाल होता है स्ट्रिपिंग के लिए। लेवल 1 का इस्तेमाल होता है मिररिंग के लिए। देन लेवल 2 जो होता है ये होता है बिट लेवल स्ट्रिपिंग के लिए, देन लेवल 3 जो होता है ये होता है बाइट लेवल स्ट्रिपिंग के लिए। लेवल 4 और लेवल 5 जो होते हैं ये होते हैं ब्लॉक लेवल, इनको ब्लॉक लेवल्स कहा जाता है। तो जहाँ पर पैरिटी डिस्क की बात आएगी, पैरिटी आगे में हम पढ़ने वाले चैप्टर में, अगर आप मेरा नेटवर्क का वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको पैरिटी के बारे में पता चलेगा। पैरिटी बिट होती है जो एरर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा रेड के लिए वो रहेगा जहाँ पर बाइट्स में डेटा रहेगा, बाइट लेवल स्ट्रिपिंग होगा, वहीं पर पैरिटी डिस्क, सिंगल पैरिटी डिस्क जो है वो रिलाई करेगा डिस्क कंट्रोलर के ऊपर और उसी के जरिए फेल्यूर पता किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। तो यहाँ पर लेवल 3 हमको देखना पड़ेगा, रेड लेवल 5, रेड लेवल 2, रेड लेवल 4, तो सही आंसर हो जाएगा रेड लेवल 3। रेड का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, रिडंडेंट एरेज ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। जो एरे का मतलब होता है, एरे का मतलब एक के ऊपर एक रखना। जैसे प्लेट्स होती है ना, आप कभी खाना खाने गए होंगे शादी वगैरह में, होटल्स में, तो वहाँ पर एक के ऊपर एक प्लेट्स रखे रहती है, बुफेट सिस्टम होता है, वहाँ पर एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी रहती है। क्लोथ्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो उसको एरे कहा जाता है, ठीक है। और एरे एक मेमोरी स्ट्रक्चर भी है हमारे कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट देन पिक्चर देन क्लिप आर्ट। ठीक है, पुराने ज़माने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने ज़माने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है आरआरबी में ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, अगर ये कमांड आप चलाते हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके ज़रिए क्लिप आर्ट टास्क बार ओपन हो जाता है। इट इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली इंसर्ट तो नहीं होता है। इट लेट्स यू चूज क्लिप आर्ट टू इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, ये आपको चूज करने के लिए बोलता है क्लिप आर्ट, नहीं। तीसरा, इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। चौथा, इट इंसर्ट सिंबल्स, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें मूवमेंट जो होगी वो 360 डिग्री में होगी, ठीक है, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो इसका आंसर माउस 360 डिग्री में नहीं घूमता है, ठीक है, माउस का एक बटन जरूर होता है जो 360 डिग्री में घूमता है। लाइट पेन 360 डिग्री में नहीं घूमता है, ये CRTs के अंदर इस्तेमाल होता है लाइट पेन। देन ट्रैक बॉल की बात करेंगे, ट्रैक बॉल कीबोर्ड के ऊपर एक बॉल होता है जिसको आप घुमा सकते हो, तो ये भी पूरा 360 में नहीं घूमता है।
ट्रैक बॉल फिक्स्ड होता है। तो सही आंसर इसका जॉयस्टिक जो डिवाइस होता है ये गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है और ये पूरी तरह से 360 डिग्री में पूरे डायरेक्शन में, सारे ही डायरेक्शन में घूमता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जॉयस्टिक। देन नेक्स्ट वन, blank and blank refers to action of clicking and holding down the mouse button while moving mouse and realign it। ठीक है, समझो, मतलब समझो। ठीक है, ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन में से ढूंढना है अपने को ब्लैंक की जगह। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप एक्शन लेते हो क्लिक करने का और साथ में माउस को होल्ड करके उसको आप माउस बटन का इस्तेमाल करके उस चीज़ को आप कहीं पर मूव कर सकते हो, भेज सकते हो, रख सकते हो। तो उसके लिए ऑप्शन जो इस्तेमाल होगा, ड्रैग एंड क्लिक तो नहीं होगा, ड्रॉप एंड ड्रैग ये तो हम बोलते ही नहीं है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप ये आपने ज़रूर सुना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ड्रैग करो देन ड्रॉप करो। क्लिक राइट क्लिक इससे तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं। तो सही आंसर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप रेफर्स टू द एक्शन ऑफ क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन द माउस बटन व्हाइल मूविंग माउस एंड रीअलाइन इट। सही आंसर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल रिकॉर्ड लेंथ। अब ये फाइल रिकॉर्ड लेंथ क्या होता है? पहला ऑप्शन देखो, शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड। फाइल रिकॉर्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो फाइल्स कभी भी फिक्स डेटा उसके अंदर नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं रहेगा, फिक्स तो नहीं रहेगा। दूसरा, शुड ऑलवेज बी वेरिएबल। वेरिएबल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उसका डेटा फिक्स नहीं रहता, हमेशा चेंज होते रहेगा। तो रिकॉर्ड लेंथ भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, वेरिएबल लेंथ की होनी चाहिए। तो ये आंसर हो सकता है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फाइल। ठीक है, फाइल रिकॉर्ड लेंथ फाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा ही वेरिएबल रहता है। देन शुड बी चोजन टू मैच द डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करेगा, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फर्स्ट तो था ही नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? शुड ऑलवेज बी वेरिएबल। ठीक है, फाइल रिकॉर्ड लेंथ हमेशा वेरिएबल लेंथ का होना चाहिए। ये डेटा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा ही वेरिएबल होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, डेटाबेस के समय ये सब चीज़ें हम देखने ही वाले हैं। डेटाबेस चैप्टर जब आप मेरा वीडियो देख लेना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके अंदर फाइल रिकॉर्ड लेंथ की बात हम करेंगे। देन नेक्स्ट वन, विच वन इज यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। ये तो एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन था, इसको तो आप बिल्कुल आँख बंद करके मार्क उठा सकते थे, समय भी वेस्ट नहीं करेगा आपका। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसके ऊपर मार्क ले सकते हैं। ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट ओपन कराता है? तो सीधी सी बात है, क्लिक से तो सिलेक्ट होता है, तो ये तो नहीं होगा। डबल क्लिक से ओपन हो जाता है, राइट क्लिक से भी ऑप्शंस आ जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से मूव होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन अल्टरनेटिव टू माउस। माउस के जगह पर आप इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन देख लो, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो माउस से बिल्कुल मिलता जुलता जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा ट्रैक बॉल, जो माउस के जैसा ही काम करेगा, माउस का ही काम करेगा, इवन माउस का ही काम करेगा, तो वो रहता है ट्रैक बॉल। ठीक है, जॉयस्टिक तो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इक्विवेलेंट टू माउस नहीं होता है। लाइट पेन जो है वो सिलेक्ट एंड हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। टच स्क्रीन जो होता है आजकल इस्तेमाल होता है, लेकिन ये माउस का इक्विवेलेंट नहीं होता है। सही ऑप्शन रहेगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एग्जैक्टली माउस जैसा काम करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट। लेजर प्रिंटर कितना प्रिंट कर सकता है, कि कितना पेजेस की बात चल रही है। ठीक है, पेजेस के साथ साथ में टेक्स्ट की भी बात चल रही है, टेक्स्ट पर मिनट। ठीक है, टेक्स्ट पर मिनट एंड देयर रिजोल्यूशन रेंजेस फ्रॉम ब्लैंक DPI। बात चल रही है लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर कितना पेजेस प्रिंट कर सकता है और टेक्स्ट की भी बात इसमें करना है हमको, 1 मिनट के अंदर कितना वो प्रिंट करता है उसकी बात यहाँ पर चल रही है, और उसका रेंज भी दिया है। ठीक है, क्वालिटी DPI का मतलब होता है डॉट पर इंचेस। ठीक है, 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स एक प्रिंटर प्रिंट करता है वो उसका क्वालिटी डिनोट करता है, जिसको हम DPI में गिनते हैं। किसी प्रिंटर का क्वालिटी अगर 1200 DPI तो बेहतर क्वालिटी है, किसी प्रिंटर का क्वालिटी 300 DPI तो बेहतर नहीं है। ठीक है, तो जो DPI होता है उसी को हम डॉट पर इंचेस बोलेंगे। अब हमको यहाँ पर पूछा गया लेज़र प्रिंटर के बारे में, तो लेज़र प्रिंटर 5 से 24 पेजेस पर मिनट, जिसको हम बोलते हैं PP
पेजेस पर मिनट, ppm, पेजेस पर मिनट। 5 से 24 पेजेस एक मिनट में लेज़र प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। और उसका जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन क्वालिटी जो होता है, जैसे डिस्प्ले का रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा उतना अच्छा डिस्प्ले, वैसे प्रिंटर में रिजोल्यूशन जो होता है वो काउंट होता है DPI में। तो 400 से 1200 का रिजोल्यूशन जो होता है ये लेज़र प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एट अ स्पीड ओवर ब्लैंक लाइंस। बात चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जब इंट्रोड्यूस हुए थे उसके बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। तो उसके अंदर नियर अबाउट 20,000 लाइन्स, 20,000 लाइन्स वहाँ पर प्रिंट की जा सकती थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एट अ स्पीड ऑफ ओवर 20,000 लाइन्स। ठीक है। आफ्टर दैट द मेन कंप्यूटर इन नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब जब कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाता है तब जाकर नेटवर्क बन सकता है। वो छोटा नेटवर्क भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइड अगर होगा तो इंटरनेट कहलाएगा, ठीक है। छोटा नेटवर्क होगा तो लैन कहलाएगा। दो ही कंप्यूटर, दो मोबाइल के बीच में अगर कनेक्टिविटी अगर मेंटेन की है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क कोई भी हो, उसके अंदर जो मेन कंप्यूटर होता है, चाहे छोटा कंप्यूटर या तो बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क हो, उसके अंदर जो मेन कंप्यूटर होता है उसको कहा जाता है होस्ट। ठीक है, होस्ट। होस्ट जो सर्विस देगा, सर्विस देने वाला होस्ट, तो मेन कंप्यूटर को ही कहा जाता है होस्ट, होस्ट प्रोसेसर। ठीक है, द मेन कंप्यूटर इन नेटवर्क इज कॉल्ड एज होस्ट प्रोसेसर। देन बाकी ऑप्शन जो है, फ्रंट एंड प्रोसेसर ये तो नहीं होगा, कमेंटेटर ये तो नहीं होता है, तो जो मैचेस वगैरह होती है उसमें होता है कमेंटेटर। देन KIPS ये भी नहीं होता, ये तो यूनिट हो गया। ठीक है, तो सही आंसर होगा होस्ट प्रोसेसर। देन नेक्स्ट की तरफ आते हैं, कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज आर कॉल्ड एज ब्लैंक कीज। हमारे कीबोर्ड के ऊपर कीज अगर आपने देखा होगा प्रॉपर तरीके से तो आपको कैप्स लॉक, नम लॉक और साथ साथ में स्क्रॉल लॉक भी दिख जाएगा, स्क्रॉल लॉक। तो ये तीनों बटन्स जब आप प्रेस करते हो तो अगर आपके पास डेस्कटॉप होगा और उसके साथ में कीबोर्ड होगा तो कीबोर्ड के ऊपर तीन छोटी छोटी LEDs आपको दिख जाएगी, कैप्स लॉक वाली LED, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक वाली। तो जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तब कीबोर्ड का बिहेवियर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। कैप्स लॉक जब आप प्रेस करते हो तो अगर आपका कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग स्मॉल लेटर्स में हो रहा था तो कैपिटल में हो जाता है। ठीक है, वही अगर आप नम लॉक प्रेस करते हो तो कई कीबोर्ड्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल कीपैड राइट हैंड साइड में दिखेगा, 0 to 9 नंबर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला। तो वो वाला सेक्शन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है कई बार नम लॉक प्रेस करने के बाद में। अगर नम लॉक प्रेस नहीं किया है तो वो सेक्शन बंद रहता है। तो उस केस में जो हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कीबोर्ड का बिहेवियर चेंज होता है, और कीबोर्ड का बिहेवियर चेंज होना मतलब उन कीज़ को, उस बिहेवियर को या तो उन कीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉगल कीज़, टॉगल कीज़। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों को भी कहा जाता है टॉगल कीज़। विंडो तो एक सिंगल बटन होता है, विंडो की। देन शिफ्ट, शिफ्ट मतलब अगर आपको एक कैरेक्टर को कैपिटल स्मॉल करना है उस समय आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल, कंट्रोल बटन से आप कई सारी कमांड्स दे सकते हो। देन नेक्स्ट वन, इफ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज XP यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। अगर विंडोज 98 आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज 98 की जगह मैं 8 भी ले सकता हूँ। विंडोज 8 मेरे पास है, मान लो अभी विंडोज 8 है मेरे पास, और उसको मैंने चेंज कर दिया विंडोज फॉर एग्जांपल 10 में। विंडोज 8 था मेरे पास, उसको मैंने विंडोज 10 में चेंज कर दिया मेरे सिस्टम के अंदर। तो एक्चुअली मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? तो एक्चुअल में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपग्रेड। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज हो जाती है, अपडेटेड लेवल की ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती है, विंडोज़ 8 से विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 से विंडोज़ 11, विंडोज़ 98 से विंडोज़ XP, ठीक है, विंडोज़ विस्टा से विंडोज़ 8, तो उस केस में हम उस फिनोमिना को बोलते हैं अपग्रेड करना। अपग्रेड ना कि अपडेट। अपडेट क्या होता है? अपडेट जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन होगा, उसमें एंड्रॉयड 12 अगर होगा, एंड्रॉयड 12 आपके पास है, उस एंड्रॉयड 12 में ही कुछ चेंज होकर आ गया, अपडेट आ गया, 200-300 MB का अपडेट आ गया, आपने अपडेट किया, फिर भी वो एंड्रॉयड 12 ही तो है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए,
उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत पैचेस आए, पैचेस मतलब कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो गया, कोई थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग ऐड ऑन हो गई जो आपके मोबाइल को और बेहतर सिक्योरिटी दे सकता है और सिक्योर्ड बना सकता है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अपडेट, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहेगा और उसी के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना था और उसकी जगह पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया, तो उस केस में उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपग्रेड करना। अपग्रेड और अपडेट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच वन परफॉर्म्स simply an informal way of describing a program and it does not follow any syntax strictly, ठीक है। तो ऑप्शन में से हमको देखना है इनमें से कौन है जिसके अंदर जो प्रोग्राम को तो डिस्क्राइब करता है लेकिन उसके अंदर जो सिंटैक्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। डज नॉट बोला है, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। तो निमोनिक्स, ऑपकोड, ऑपरेंड, ये तीनों भी चीजें जो होती है ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती है, असेंबली लैंग्वेज, और बिल्कुल इसका एक सिंटैक्स होता ही है, ठीक है, उसी सिंटैक्स में फॉलो होता है। बचा कौन? सूडो कोड। सूडो कोड का मतलब होता है फॉल्स कोड, इसको फॉल्स कोड भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स कोड, जो कोई सिंटैक्स वगैरह फॉलो नहीं करता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस कैन हैव। चलो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर पूछा है। आईपी एड्रेस के 4 पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा आईपी एड्रेस के 4 पार्ट होते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 255। कैसे? तो देखो 0 to 256, इसको अगर हम 2 के पावर में लेते हैं तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 आप करते जाओ, ठीक है। 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, ठीक है। तो 2 का पावर 8 हमको यहाँ पर दिख रहा है 256 का, तो जो एड्रेस बनेगा वो 2 के पावर 8 में बनेगा, और उस केस में 256 वहाँ पर हमको मैक्सिमम नंबर दिखने वाला है। तो उस केस में अगर हम शुरुआत करते 0 से, ये 0 to 256 नहीं होना चाहिए, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये 1 to 256 होना चाहिए, और इसी एड्रेस को अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 to 255 0 to 255, और शुरुआत जो होती है वो 0 से ही होती है, दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा 255। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस कैन हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा 255। ये तो नंबर रहेंगे नहीं, 345 197 301 127 ये तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। सही आंसर रहेगा 255। 2 का पावर 8 याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस कैन हैव, ठीक है। मैक्स टू मैक्स इतना होता है 255 होता है, और शुरुआत 0 से होती है। एक्चुअल में पूरे नंबर अगर हम काउंट कर ले तो टोटल हो जाएगा 256, लेकिन 0 से शुरुआत करने के कारण उधर से एक कम कर देंगे तो आ जाएगा 0 to 255। देन नेक्स्ट वन, अ पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन स्क्रीन। बिल्कुल पिक्सल जो कंसेप्ट है ये स्क्रीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन जरूर इसका हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंक ऑन यूजर प्रिंटेड पेपर। पेपर में तो होगा नहीं, ठीक है, पेपर में पिक्सल का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर इंक जो होगी उसका इस्तेमाल होगा, तो डीपीआई वगैरह थोड़ी देर पहले प्रिंटर के लिए देखा था हमने, तो ये तो नहीं रहेगा, यहाँ पर पिक्सल का कोई रोल नहीं। पॉइंट ऑफ इंक ऑन इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर का रोल नहीं है। लाइट बीम यूज्ड इन प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटर का रोल ही नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा यही वाला, पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन अ स्क्रीन, वही कौन होता है? पिक्सल। और ऐसे कई सारे पिक्सल को मिलाकर ही हमारी इमेज बनती है, और बहुत ज़्यादा पिक्सल अगर एक जगह डेंस फॉर्म में आ जाए तो वो हमारा रिजोल्यूशन हो जाता है। रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा मतलब डेंसिटी पिक्सल की उतनी ज़्यादा, उतना क्लियर इमेज। देन नेक्स्ट, इन विच प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज achieved by deflecting laser beam on photosensitive surface of a drum।
इनपुट आउटपुट प्रिंटर की बात करेंगे, लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर में ही फोटो सेंसिटिव ड्रम का इस्तेमाल होता है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो सही आंसर लेजर प्रिंटर। ठीक है, फोटो सेंसिटिव सरफेस जो होता है उसके ऊपर एक इमेज फॉर्म होता है और उसके बाद में प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। देन नेक्स्ट वन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, पहला जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल करता था वैक्यूम ट्यूब्स, इसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स भी कहा जाता था या तो इनको वॉल्स भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। पहला जनरेशन जो था कंप्यूटर का उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, जो काफ़ी स्लो कंप्यूटर्स थे। ठीक है, बाकी तो बाद में आईसीज वगैरह तो थर्ड जनरेशन में ही, ट्रांजिस्टर सेकंड में थी, कंडक्टर का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। देन उसके बाद में विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, ऐसा इनमें से ऑप्शन में से कौन सा लैंग्वेज है जिसमें कोई भी ट्रांसलेटर की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लैंग्वेज होती है जीरोज और वंस वाली लैंग्वेज, जो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आ जाती है, उसको कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो उस लैंग्वेज को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। सी शार्प, इस लैंग्वेज के लिए भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाई लेवल लैंग्वेज, इसको भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसको लो लेवल लैंग्वेज मतलब जीरोज और वंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसलेटर लगेगा। सी लैंग्वेज भी ट्रांसलेटर इस्तेमाल करता है और उस ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारे कौन है? ये सारे हमारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स है। तो इनकी जरूरत सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं पड़ती और वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ऑलरेडी वो किस में है? जीरोज और वंस में ही, तो उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी जो लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश, चाइनीज, उन सब भाषाओं में लिखी जाती है, तो वहां पर जरूर हमको कंपाइलर की जरूरत या तो इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, और यही प्रोग्राम को हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम बोलते हैं। देन द स्पीड ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन पिकोसेकंड। ठीक है, इनमें से कौन से जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड जो था वो पिकोसेकंड में था। ठीक है, तो पिकोसेकंड में फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो पिकोसेकंड में काम करते थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इनकी बात करता हूँ। फोर्थ जनरेशन में पिकोसेकंड का इस्तेमाल हुआ था। पिकोसेकंड मतलब 10 का पावर -12 सेकंड, इसको हम बोलते हैं पिकोसेकंड। थर्ड जनरेशन में माइक्रोसेकंड का इस्तेमाल होता था, नैनोसेकंड का इस्तेमाल होता था। नैनोसेकंड होता है 10 का पावर -9। सेकंड जनरेशन में माइक्रोसेकंड का इस्तेमाल होता था 10 का पावर -3, और फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकंड का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मिली सेकंड, ये माइक्रो 10 का पावर -6 होना चाहिए और ये मिली मतलब 10 का पावर -3। ठीक है, तो मिली सेकंड, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड। पिकोसेकंड का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में किया जाता है, तो सही आंसर बनेगा फोर्थ जनरेशन में पिकोसेकंड यूज किया जाएगा। देन JS किल्बी, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि आज जो भी चिप्स वगैरह बनती है वो सब इनकी मेहरबानी है। इन्होंने सबसे पहले सिलिकॉन चिप बनाया था, सिलिका चिप नहीं होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन चिप्स। इसका इन्वेंशन किया था JS किल्बी ने। देन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड इज, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? ठीक है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो कई सारे लोग इसका आंसर परम मार देंगे, तो परम दुनिया का नहीं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। सिद्धार्थ की बात करेंगे, सिद्धार्थ, अगर सिद्धार्थ की बात करेंगे तो सिद्धार्थ ये कंप्यूटर था, पहला भी था, लेकिन ये भारत का था, इंडिया का। कौन सा? इंडिया का ये सुपर कंप्यूटर नहीं। ठीक है, इंडिया का ये पहला पर्सनल कंप्यूटर था। ठीक है, इंडिया में बना हुआ पहला पर्सनल, या तो फिर जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इंडिया में बना हुआ पहला माइक्रो कंप्यूटर। बात किसकी चल रही है? सुपर कंप्यूटर की। कहा की? दुनिया की। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था क्रे 1। इसको CDC क्रे भी कहा जाता है, CDC क्रे 6600 ऐसा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्रे 1।
IBM 370 तो 1970s में बनाया था IBM कंपनी के द्वारा, तो सुपर कंप्यूटर नहीं था, ये मेन फ्रेम था। ये IBM 370 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के चैप्टर में देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे थे, सबसे बड़े होते हैं फिलहाल में। ठीक है, तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, आंसर क्या हमारा हो गया, क्रे 1। ठीक है, वही अगर पूछा इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर तो वो रहेगा सिद्धार्थ। वही अगर इंडिया का पहला सुपर पूछ लिया, इंडिया का पहला सुपर था परम। ठीक है, परम। ये सारी चीजों का लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज एग्जाम्पल फॉर 5th जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन, उन 5 जनरेशन में हमको 5वें जनरेशन के बारे में पूछा है। तो DBMS तो पहले से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी एक ज़माने से, कई साल हो गए तब से इस्तेमाल हो रहा है। रियल टाइम सिस्टम 3rd जनरेशन 60s 70s में इस्तेमाल होता था। बात चल रही है 5वें जनरेशन की, मतलब अभी जो दुनिया चल रही है कंप्यूटर की, उसकी बात चल रही है। तो इसके अंदर इस्तेमाल होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ऐप भी इस्तेमाल करते होंगे, ChatGPT आपने इस्तेमाल किया होगा, कई बार इमेजेस आपने देखा होगा, AI ने जनरेट किया, भगवान श्री राम का इमेज आपने देखा होगा। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें खुद ब खुद कंप्यूटर अपने डिसीजन लेता है और खुद ब खुद चीज़ों को आपको देता है। तो AI की हम बात करेंगे। AI जो फील्ड है ये 5वें जनरेशन की फील्ड है। इसी के जैसी कुछ फील्ड है, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, KIPS, नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम, KBS, ये सब 5वें जनरेशन की चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन 4th जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से 4थे जनरेशन में कौन सा डिवाइस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो मैग्नेटिक ड्रम तो नहीं, ये तो बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था ये सब चीज़ें। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था 4th जनरेशन में। सेमीकंडक्टर्स के थ्रू उसका इस्तेमाल करके स्टोरेज बनाया जाता था। प्राइमरी स्टोरेज मीडियम तो नहीं रहेगा, ये तो प्राइमरी स्टोरेज नहीं होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। मेमोरी में मैंने बताई आपको, देन मेमोरी चैप्टर में हमने पढ़ाई है। देन PDP-8, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर था। PDP-8 की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ साथ में PDP-8, इसके साथ साथ में IBM 1401 भी आ जाएगा। PDP-8 के साथ में IBM 1401 भी आ जाएगा। ये दोनों जो कंप्यूटर्स थे, PDP-8 और IBM 1401, ये दोनों भी 2nd जनरेशन के कंप्यूटर्स रहने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd जनरेशन। देन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन 3rd जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तीसरे जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS जिसको कहा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसके अंदर जो डेडलाइन होता है समय का, वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, 1 मिलीसेकंड भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, iOS या तो एंड्रॉयड, ये सब सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कभी अगर आपने पेमेंट किया तो पेमेंट करने के बाद में 4 सेकंड में पेमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 4 सेकंड लगेंगे, किसी को 10, किसी को 20 सेकंड भी लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर डेडलाइन जो होता है काम का, वो फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर डेडलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन होता है यहाँ पर, स्ट्रिक्ट डेडलाइन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो रॉकेट साइंस होता है वहाँ पर होता है, इसरो हो गया, नासा हो गया, वो सब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन में आया था। तो 3rd जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था।
कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब कंसेप्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत 1888 के करीब हो गई थी, 1883 के दौरान ही हो गई थी, 88 भी नहीं, 83 के दौरान ही हो गई थी। 1883 मैडम एडा लवलेस, उन्होंने जीरोज और वंस में प्रोग्रामिंग किया था, जिसका इस्तेमाल 1942 में किया गया था पहले कंप्यूटर के अंदर। बट यहाँ पर बात चल रही है जनरेशन की, तो जनरेशन में थर्ड जनरेशन की हम बात करेंगे, जहाँ पर सबसे पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। तो बात यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो रही है। देन विच वन जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक्स। कई बार बैंक्स के क्वेश्चन, बैंक्स का जो कंप्यूटर का पेपर आता है उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चेक के बॉटम में एक नंबर रहेगा ब्लैक कलर में, जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया होता है, उस नंबर को स्कैन किया जाता है और उसी से सारे अकाउंट होल्डर की डिटेल हमको मिल जाती है। तो उसके लिए जो कोड इस्तेमाल होता है, दैट कोड कॉल्ड एज MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। OMR जो होता है, OMR शीट आपने देखा होगा। देन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है। MIC कोड वगैरह कुछ होता नहीं, तो सही आंसर इसका MICR ही बनेगा। जनरेशन्स आई है यहाँ पर, तो जनरेशन में याद रखना टोटल कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हो गई है। पांचों जनरेशन की अगर हम बात करेंगे 1940 से लेकर तो 1956 पहला जनरेशन, 1956 से लेकर तो 1965 दूसरा जनरेशन, 1965 से 1971 तीसरा, 1971 से 2010 जनरली कहा जाता है फोर्थ जनरेशन, और 2010 के बाद में अभी तक जो चल रही है वो पांचवी जनरेशन। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। कई किताबों में आपको यहाँ पर 42 दिखेगा, कहीं पर आपको यहाँ पर 62 दिख सकता है, कहीं पर आपको यहाँ पर 71 की जगह 70s भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है जनरेशन्स के लिए, ठीक है। पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, स्पीड काफ़ी स्लो था। सेकंड जनरेशन, इसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन, इसके अंदर चिप्स आई। फोर्थ जनरेशन, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है। पांचवा जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, ये सब 2010 के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया और अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे कब तक चलेगी हमको नहीं पता। तो फिलहाल में पांचों जनरेशन्स हमको याद रखनी है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मिल जाएगा। देन आगे, विच वन इज ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन DVD फॉर्मेट। DVD फॉर्मेट में डेटा को रिकैप्चर करने के लिए जो डिस्क स्टोरेज होता है वो होता है ब्लू-रे डिस्क, जिसका कैपेसिटी 25 GB तक का हो सकता है पर साइड। एग्जैक्टली 23.5 GB तक का डेटा इसके अंदर आ सकता है, 23.33 GB तक का डेटा एग्जैक्टली इसके अंदर आता है, बट अप्रोक्स उसको 25 GB तक हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ठीक है। ENIAC की बात करेंगे। ENIAC के फाउंडर है J. Prosper Eckart और John W. मैकली। ENIAC के लिए याद रखना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC का फुल फॉर्म। तो इस ENIAC को बनाने वाले जो थे वो ये दो लोग थे, J. Prosper Eckart एंड जॉन W. मैकली। तो इन्होंने इस ENIAC नाम के कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, बनाया था। इसका इस्तेमाल US आर्मी के द्वारा किया था। जो US आर्मी अपनी आर्टिलरीज इस्तेमाल करती थी उसको काउंट करने के लिए, कितना आर्टिलरी इस्तेमाल हो गया उसका काउंटिंग करने के लिए इस कंप्यूटर को उस समय डिज़ाइन किया गया था। देन blank is collection of web pages and blank is very first page that we see on opening a website, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को कहा जाता है वेबसाइट। तो ऑप्शन में वेबसाइट ढूंढो, ठीक है। वेबसाइट है यहाँ पर भी है, ये दो ऑप्शन मिल गए। देन चलो, तो इन दोनों में से आंसर होगा। दूसरा दिया है ब्लैंक इज वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग वेबसाइट। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो पहला पेज जो आपको दिखता है उसको कहा जाता है होम पेज। तो हमको होम पेज ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है होम पेज? यहाँ पर तो वेब पेज है, तो गया सही आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर 2। वेबसाइट is collection of web pages and home page is the very first page that we see on opening
the opening of a website. Next question, when we run program in HTML coding, blank is used as a backend and blank works as a front end. हम जब HTML कोड को रन करते हैं तब जाकर बैकएंड में क्या इस्तेमाल होता है और फ्रंट एंड में क्या इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात चल रही है. HTML में जो वेब पेज बनता है उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, ये पुराने ज़माने वाला क्वेश्चन है. अभी तो माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो रिटायर हो चुका है. तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, RRB में ही पूछा गया था. इसका जो सही आंसर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है HTML कोडिंग जो रन होती है ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर. और वही अगर हम बात करेंगे बैकएंड की, तो बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग होती थी नोटपैड में होती थी. नोटपैड में HTML के टैग्स वगैरह लिखे जाते थे, उस फाइल को सेव किया जाता था, बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर वो फाइल डायरेक्टली रन होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज. मेन मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, मेमोरी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है. मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, मेन मेमोरी को ही, स्टोरेज तो नहीं बोलेंगे तो पहला ऑप्शन गया. इंटरनल मेमोरी होता है रजिस्टर और कैश, ठीक है. तो सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसको हम रेफर करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है. देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अ GUI इज, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसी भी सॉफ्टवेयर का जो व्यू हमको दिया जाता है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता है, वो होता है GUI. ये कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ये होता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस. देन विच वन होल्ड्स अ ब्लॉक ऑफ डेटा दैट इज रीड और रिटन एट वन टाइम. बात चल रही है स्टोरेज की, तो स्टोरेज में डेटा ट्रांसफर रेट तो नहीं होगा. यहाँ पर बात चल रही है विच वन होल्ड ब्लॉक ऑफ डेटा दैट इज रीड और रिटन एट वन टाइम, ठीक है. एक समय पर डेटा रीड और राइट जो होता है, एक समय पर एक ब्लॉक का डेटा, उसको यहाँ पर एक समय पर जो डेटा रीड और राइट होता है, जो होल्ड करता है, उसको क्या कहा जाता है. ऑप्शन में दिया है डेटा ट्रांसफर रेट, ट्रैक, सेक्टर, हार्ड डिस्क और नन ऑफ दिस, ठीक है. पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है. क्वेश्चन बात कर रहा है ब्लॉक ऑफ डेटा की, तो ब्लॉक ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई टाइम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, डेटा ट्रांसफर रेट वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पर आएगा नहीं. ट्रैक और सेक्टर की बात चलेगी. ट्रैक जो होती है वो हार्ड डिस्क के ऊपर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है, उनको हम ट्रैक बोलते हैं. इन्हीं ट्रैक को डिवाइड किया जाता है सेक्टर में, ये सेक्टर ही ब्लॉक का काम करते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसी की बात चल रही है, आंसर आएगा सेक्टर, ठीक है. इसका आंसर हो जाएगा सेक्टर. ट्रैक और सेक्टर इज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क. तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डेटा की बात चल रही है, जो रीड और राइट हो रहा था, एक समय एक ब्लॉक की बात चल रही थी, इसलिए आंसर आएगा सेक्टर. तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वेज शेप सेक्शन जो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है सेक्टर, ये वाला पार्ट, ठीक है. ये एक सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर. देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, द रेट, यहाँ पर रेट मतलब बात आ गई फाइल ट्रांसफर, टाइम वाली बात आ गई, ठीक है. डेटा ट्रांसफर, टाइम की बात आ गई. तो टाइम की जब बात आएगी तब रेट आएगा, और रेट की बात चल रही है जिसमें क्या होता है, डेटा इज रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क. डिस्क मतलब यहाँ पर डिस्क का मतलब हो गया हार्ड डिस्क, ठीक है. हार्ड डिस्क ड्राइव को डिस्क कहा जाता है. हार्ड डिस्क में से डेटा रीड करना, राइट करना, उसका रेट पूछा है, मतलब समय की बात चल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसफर रेट. ट्रैक भी नहीं आएगा, सेक्टर भी नहीं आएगा, हार्ड डिस्क वो खुद ही हार्ड डिस्क के रीडिंग और राइटिंग की बात कर रहा था. तो रेट मतलब डेटा ट्रांसफर रेट. देन नेक्स्ट वन, विच वन रिकॉर्ड्स डेटा बिट्स एज टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स. ये भी हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन है. हार्ड डिस्क के अंदर टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स होते हैं और वहीं पर डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है. तो वो रिकॉर्ड जो होता है डेटा, वो होता है ट्रैक के ऊपर. जैसे मैंने कहा था, ट्रैक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है, जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क के अंदर, उसके ऊपर, इनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, मैग्नेटिक डॉट्स होते हैं, जिसके अंदर बिट्स को स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट, बायोस का मतलब क्या होता है. बायोस हमारे कंप्यूटर के अंदर रोम नाम का एक चिप होता है, उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम रख दिया जाता है. उस प्रोग्राम को कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और वही शॉर्ट में उसको कहा जाता है बायोस. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3. सर्वर नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता है, सही आंसर होगा
बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. देन नेक्स्ट वन, विच वन इज used in program to execute particular set of statements repeatedly. मैंने कोई प्रोग्राम किया, प्रोग्राम होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. अगर मैंने मान लो ये 5-6 लाइन का कोड लिखा है, ये कोड यहाँ से शुरुआत हुआ एग्जीक्यूट होना, नीचे नीचे गया, यहाँ तक आया, फिर से ऊपर गया, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से एग्जीक्यूट हुआ. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलते रहेगा. तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लूप. तो सही आंसर हो जाएगा इसका लूपिंग. विच वन इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट. ये सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट अगर हो रहे तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग, लूपिंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. विजुअल बेसिक, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये आंसर होगा ही नहीं. सूडो कोड फॉल्स कोड होता है, ये तो कोई सिंटैक्स वाला कोड होता नहीं, लिखा नहीं जाता है. कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स में जो होता है वो कंडीशन, तो ये भी नहीं है. बार बार एग्जीक्यूट होने वाला स्टेटमेंट लूपिंग स्टेटमेंट. ठीक है. तो ये सारे आरआरबी क्लर्क मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए. ये सारे ही क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, इन सब के आंसर्स मैंने बता दिए, एक्सप्लेन किए, शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किए. इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा जब आप मेरा वीडियो सीरीज़ देखोगे. उस वीडियो सीरीज़ में आपको सारा ही नॉलेज मिल जाएगा. सारे क्वेश्चंस के आंसर विदाउट टेंशन आपके पास रहने वाले हैं.